सुधा के पिता ने कम उम्र में ही उसकी शादी करा दी। 21 साल की उम्र में जहाँ लड़कियाँ कॉलेज पढ़ने जाती थीं, उस उम्र में सुधा के ऊपर उसके 6 साल के बेटे सोनू और उसकी सास रेखा का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। इसी जिम्मेदारी के कारण सुधा को जमींदार के खेतों में काम करना पड़ता, लेकिन सभी को कॉलेज जाते देखकर सुधा की कई बार पढ़ने की इच्छा होती। एक दिन सुधा हिम्मत जुटाकर जमींदार के पास पहुंची। नमस्ते जमींदार जी। अरे सुधा, कैसे आना हुआ? तनख्वाह बढ़ाने की बात करने आई होगी। अरे तुम लोगों पर दया करके अपने खेतों में तुम्हें काम दिया, वरना शहर से अच्छे कामकाजी लोगों को लाकर भी काम करा सकता हूँ। मगर देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। रोज कोई ना कोई आ ही जाता है कि साहब पैसे बढ़ा दो। जमींदार जी, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ। दरअसल आपके कॉलेज में जो स्कॉलरशिप निकलती रहती हैं, आप अगर बात कर लेते तो मुझे भी स्कॉलरशिप मिल जाती, थोड़ी सी फीस माफ हो जाती। वो स्कॉलरशिप शहर के बच्चों के लिए है, तुम जैसे भूखों के लिए नहीं। और तेरा पति जो इतना कर्ज लेकर मर गया, उसका अभी तक आधा भी नहीं चुकाया तूने। तू पढ़ेगी तो काम पर ध्यान कैसे देगी? नुकसान तो मेरा ही है ना। ये सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए और वो वापस चल पड़ी। इतने में जमींदार ने उसे रोका। अच्छा, वैसे एक तरीका है जिससे तू मुफ्त में पढ़ाई कर सकती है। कॉलेज में एक बड़े नेताजी आने वाले हैं। उनके मनोरंजन के लिए मैंने बहुत ही मशहूर और बहुत महंगी नर्तकी को बुलाया है। तू उस नर्तकी की जगह आ जाना और नेताजी का नाच गाना कर मनोरंजन कर देना। अगर उन्हें पसंद आया तो उनके सामने अपनी इच्छा रख देना और कुछ पैसे भी मांग लेना। जमींदार जी, हम गरीब जरूर हैं, मगर भिखारी नहीं जो आपके मेहमानों को खुश करके उनसे भीख मांगे। मैं आपसे बस मदद मांगने आई थी। सबको मालूम है कि आप स्कॉलरशिप के नाम पर अपने कॉलेज में दान देने वाले लोगों के बच्चों को मुफ्त में दाखिला देते हैं, और खेतों में काम करने के लिए शहर से लोग आप इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप तो हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर कम पैसों में काम कराते हैं। ये सब पूरा गांव जानता है, लेकिन आपके कर्ज ने उनकी जबान बंद कर रखी है। लेकिन तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। मेरे इतने एहसान होने के बाद भी तू मुझे अकड़ दिखा रही है। अगर तुझे काम से निकाल दिया ना तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी और इस गांव में तुझे भीख भी नहीं मिलेगी। ये आपकी गलत फहमी है जमींदार जी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि शहर जाकर इससे ज्यादा पैसे कमा सकूं, लेकिन अपने बेटे और सास को छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, फिर मैं तुझे स्कॉलरशिप दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरे पति ने जो 2 लाख का कर्ज लिया था उसे वापस लौटा दे। 10 दिन के अंदर मेरा सारा कर्ज चुका देना, वो भी सूद समेत। सुधा रोते हुए वहाँ से निकल गई। घर पहुँचते ही बेटे सोनू ने उसे गले लगा लिया। सुधा की सास रेखा ने कहा, बेटी आज बड़ी देर कर दी, चल आजा खाना खा लेते हैं। माँ, आज तो मेरा पेट बहुत भरा है। वो नीतू है ना, आज फिर से मेरे लिए खाना ले आई थी। मैंने उसके साथ खाना खा लिया है, आप दोनों खा लो। रेखा सोनू को लेकर खाना खाने बैठ गई। दादी, आज भी माँ झूठ बोल रही हैं। जानती हूँ बेटा, इसलिए मैंने एक रोटी बचा दी है। दादी, मैं भी आधी रोटी बचा देता हूँ, वैसे भी मेरा पेट भर गया है। अरे ले सुधा, आज भी खाना बच गया। हम तेरी तरह काम नहीं करते ना, तो भूख कम होती जा रही है। मैं सोनू को सुला देती हूँ, तू भी जल्दी आ जा। रेखा बचा हुआ खाना रखकर चली गई। सुधा रसोई का काम करके बचा हुआ खाना खाने लगी। सोनू और रेखा उसे छिपकर देख रहे थे। उसे देखकर दोनों खुश हो गए और सोने चले गए। अगली सुबह उठते ही सुधा घर में जगह जगह रखे पैसे उठकर गिनने लगी। रेखा ये देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ बेटी? माँ, जमींदार के पैसे लौटाने का समय आ गया है। समझ नहीं आ रहा इतने पैसे कहाँ से लाऊं। सुधा मायूस होकर काम पर चली गई। शाम को काम खत्म होते ही जमींदार के आदमी ने उसे बुलाया। तूने जमींदार जी से स्कॉलरशिप की बात की थी ना, चल
उसी सिलसिले में तुझे कॉलेज बुलाया है। सुधा उसके साथ कॉलेज पहुंची। अपने ऑफिस में जमींदार एक साहब के साथ बैठा ठाके लगा रहा था। देखिए बाबूजी, यह है सुधा, बड़ी समझदार है। आप छोटा सा टेस्ट ले लीजिए और बच्ची को स्कॉलरशिप दिला दीजिए। सुधा सोच में पड़ गई कि आखिर जमींदार इतनी दया कैसे दिखा रहा है। अरे भाई, बच्ची के लिए भी चाय ले आओ, और यहाँ थोड़ी धूल हो गई है, उसे भी साफ करके जाओ। सुधा के लिए भी चाय आ गई। कपकपाते हाथ देखकर सुधा ने ऊपर देखा। ऊपर देखकर सुधा सुन पड़ गई। ये चाय लाने वाली उसकी अपनी सास रेखा ही थी। सुधा चौंक कर उठ गई। रेखा झाड़ू से धूल साफ करती हुई बाहर निकल गई। सुधा ने जमींदार को घूर कर देखा। जमींदार भी मुस्कुराते हुए सुधा को घूर रहा था। सुधा रेखा के हाथ से झाड़ू छीनकर पटकते हुए रेखा को घर ले गई। माँ, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? उसका कर्ज भी तो लौटाना है। मैं तुझ पर बोझ बनकर ही तो जी रही हूँ। ये सब मेरे बेटे का ही तो किया धरा है। इतने में सोनू भागता हुआ आया। हाँ माँ, दादी देखिए मुझे छत पर क्या मिला। रेखा ने देखा कि वो एक सोने का कलश था। उसका ढक्कन खोल कर देखा तो अंदर 5 मोटे मोटे चमकदार हीरे थे। रेखा और सुधा उसे देखकर हैरान रह गईं। अपनी तसल्ली के लिए वो तुरंत सुनार के पास पहुंची। सुनार ने बताया कि वो असली सोना और असली हीरे हैं। हीरों की कीमत करोड़ों में है। सुधा और रेखा कलश और हीरे लेकर वापस चल दिए, लेकिन सुनार ने जमींदार को ये बात बता दी। सुधा और रेखा जब घर पहुँचे तो जमींदार उनसे पहले ही वहाँ मौजूद था। ये हीरे और कलश मेरे हैं। ये घर तेरे पति ने मेरे पास गिरवी रखा था और अभी तक तूने मेरा कर्ज नहीं लौटाया, तो इस घर से जो भी सामान निकलता है वो मेरा ही हुआ। मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा और तेरे बेटे की पढ़ाई भी मुफ्त में करवा दूंगा, मगर मेरा कीमती सामान मुझे दे दो। जमींदार सुधा से कलश छीनने के लिए आगे बढ़ा, मगर इतने में ही किसी ने जमींदार को खींचा और जमीन पर गिरा दिया और एक आवाज आई। तेरा कर्ज मैंने मरने से पहले ही चुका दिया था, लेकिन फिर भी तू इतने सालों के बाद मेरे परिवार को झूठ बोलकर परेशान कर रहा है। ये सुनकर सुधा और रेखा चौंक गईं। हाँ सुधा, ये आज तक तुम सबसे झूठ बोल रहा था। इसका तुम्हारे ऊपर अत्याचार देखकर मैं दुखी रहा, इसीलिए आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। इसीलिए मैंने तप किया और भगवान को खुश किया और ये कलश वरदान में मांगा ताकि तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकें। मगर ये जमींदार इतना लालची है कि इसे भी हड़पने पहुंच गया। ये सुनकर जमींदार डर कर वहाँ से भाग गया। सुधा के पति ने अपनी माँ, पत्नी और बेटे से माफी मांगी और उसे मुक्ति मिल गई। सुधा रेखा और सोनू को लेकर शहर चली गई और हीरे बेचकर एक मकान खरीद लिया। उसने नया काम शुरू कर लिया और सोनू का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे।